अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ मामलात और मसाइल के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। अवामी मामलात और मसाइल अमूमन प्रोग्राम में ज़ेर बहस आते हैं। माह मुबारक का सिलसिला चूँकि जारी है और माह मुबारक के हवाले से जो मामलात और मसाइल हैं, अफसोस के साथ माज़रत, मुझे ना चाहते हुए लफ्ज़ इस्तेमाल करना पड़ता है। माह मुबारक के साथ लफ्ज़ खैरें और बरकतें और इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ लफ्ज़ जो ज़्यादा अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं वो मसाइल, मुश्किलात, महंगाई और इस तरह की चीज़ें हैं जो हम उसको इस्तेमाल करते हैं। और सिर्फ हमें यहीं इस ख़ित्ते में ही ये चीज़ पाई जाती है, इस मुल्क में ही ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। बाकी मानदा पूरी दुनिया में माह मुबारक के अंदर वाक़तन जो कुछ होता है हम उससे लाइम नहीं हैं। तो ये मामलात हैं जिसके ऊपर गुफ्तगू हो रही है। उसके अलावा हालात हज़रा के ऊपर बात करना वक्त की ज़रूरत है। इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू की जाएगी। साथ साथ जो तालीमी मामलात हैं इसके ऊपर हम अक्सर व बेशतर अपने प्रोग्राम में बात करते हैं, क्योंकि ये भी इस वक्त सबसे बड़ा एक कौमी मसला है। कराची से लेकर कश्मीर तक सबसे बड़ा जो मसला इस वक्त समझा जा रहा है और समझ में भी आती है बात, वो नाखानदगी है, वो जहालत है। और इससे ज़्यादा क्या कहूँ, यही सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से आज इस हाल पर हम पहुंच चुके हैं। इसको कैसे दूर किया जाए, सवाल ये पैदा होता है, क्योंकि हुकूमतें आती और जाती रहती हैं, ताहम किसी की भी कोशिश ये नहीं होती कि इस मसले को, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है खानदगी का, इसको ठीक किया जाए या इसके हवाले से संजीदा इक़दाम जो है वो लिए जाए। बहरहाल मौजूद मेहमान जनाब सैयद शहजाद अख्तर साहब, प्रेसिडेंट हैं पीक प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन सिंध के, यहाँ पे मौजूद हैं, माहिर तालीम हैं, उनको मैं खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया शहजाद भाई प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मैंने अभी जैसे अर्ज़ किया कि हमारी तरजीहात में ये चीज़ शायद कभी शामिल नहीं रही, क्योंकि हमारे जो काम है, जो हमारे एक्शंस हैं, वो नहीं बताते कि हम तालीम को प्रमोट करने के लिए कुछ काम कर रहे हैं। अगले दिन प्राइम मिनिस्टर साहब भी ये फरमा रहे थे 2 लाख और 2 करोड़ 60 लाख बच्चे जो हैं वो स्कूलों से बाहर हैं। और आबादी का जब इतना बड़ा तनासुब, इतने बड़ी तादाद में बच्चे जो मुस्तक़बिल के मेमार समझे जाते हैं किसी भी मुल्क में, कि दुनिया के किसी भी हिस्से में, वो अगर ख़ानदा नहीं होंगे तो फिर किस तरफ हम इस मुल्क को लेकर जाएंगे, इस कौम को किस तरफ लेकर जाएंगे, एक ये सवाल है। और फिर ये कि जो पॉलिसीज़ के हवाले से मैंने अभी तस्करा किया कि आए दिन इतनी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। एक तो हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, मैं अगले दिन भी इस पर बात कर रहा था, कि हम स्केजुअल जब बनाते हैं तो शायद हमें ये भी नहीं पता होता कि हम आने वाले वक्त में मौसम की क्या वो होगी, शिद्दत क्या होगी, ये छुट्टियाँ उसमें क्या होंगी, या मामलात क्या होंगे। मेरे ख्याल में हम सारी चीज़ों को, इससे हमारी संजीदगी का बखूबी अंदाज़ा हो जाता है। मुख्तसर बात करता हूँ, ज़रा फरमाइएगा ज़रा इसके हवाले से आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? जी यासिर, देखें, ये जो 2 करोड़ की बात की जाती है, हमारे पास जो इंडिकेटर्स हैं वो पूरी तरह अभी तक हमें पता नहीं है कि कितने बच्चे स्कूलों में हैं, कितने बच्चे स्कूलों में नहीं हैं। सिंध में अभी ये स्टेप लिया गया, पहले भी सरदार शाह साहब जब आए थे उन्होंने शुरू किया था, लेकिन इतने फाल तरीके से ये बात नहीं हो सकी थी कि उनसे मिनिस्ट्री ले ली गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह जब ये दोबारा आए हैं तो ये दोबारा से इसी को फोकस करते हुए उन्होंने काम किया। और अब पोर्टल सिस्टम पे तमाम के तमाम जो स्कूल हैं, सरकारी और निजी स्कूल जो हैं, उनमें पोर्टल सिस्टम पे लाया जा रहा है। अब उसकी 15 तारीख जो है वो लास्ट 15 मार्च लास्ट डेट भी है जो एक्सटेंड की गई थी, लेकिन इसमें भी अभी गुंजाइश की बात है, क्योंकि लाजमत इतना बड़ा, जब हम यहाँ सिंध की बात करें और स्पेशली कराची की बात करते हैं तो यहाँ बहुत सारे मसाइल भी साथ में लगे हुए हैं। उसमें बिजली का आना जाना, लोड शेडिंग, आप देखें कि अभी भी 2.5 घंटे की लोड शेडिंग इलाकों में रमज़ान के बावजूद। बस हम सिर्फ क्या कह रहे हैं कि सहरी और अफ्तार के टाइम पे लोड शेडिंग ना हो। अब उसमें पेपर भी शुरू हो रहे हैं बच्चों के। स्कूल में लाजमियात जो टाइम है वो भी कम हो गया है। तो मैं सरदार शाह साहब से और इस टीम की जो लीडर हैं इस वक्त बहुत अच्छा वर्क कर रही हैं, रफ़िया मल्ला साहिबा से, आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कहना चाहूँगा कि इसको मज़ीद एक्सटेंड करें,
ताकि आराम से सारे लोग इसमें शामिल हो सकें। बिल्कुल ठीक। और जब एक दफ़ा शामिल हो जाएंगे तो ये जो गिनती है यासिर कि कितने बच्चे बाहर हैं, कितने बच्चे अंदर हैं स्कूलों के, ये हमें क्लियर आएगी रिपोर्ट। बिल्कुल ठीक है। जब ये क्लियर आएगी तो हम कह सकेंगे कि कितने बच्चों को हमें इस साल स्कूल में लेकर आना है, उनके लिए पॉलिसीज़ बनाई जाएं। लेकिन जब हम हर काम को बहुत तेज़ी में करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लाज़िमत है अब एक चीज़ जब आप पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस कराते हैं, जो लोग आदी नहीं होते, देखें बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो अभी भी मैनुअल पर हैं, वो कंप्यूटर पर इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। हम सिर्फ उन स्कूलों को जहन में रख लेते हैं जिनका सिस्टम बेहतरीन बने हुए हैं, बिल्कुल ठीक है, तो उनके तो पहले ही आपके पास भी मौजूद हैं सिस्टम के तहत वहाँ पे। लेकिन जो सिस्टम पे मौजूद नहीं है, जो मसफ़ाती बस्तियों में स्कूल जो है वो तालीम दे रहे हैं, तो हमें उनको उनके साथ भी खड़ा होना है यार, ठीक है, क्योंकि वो पिछली कई दिहाइयों से आपके साथ खड़े हुए हैं और बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं और बच्चे काफ़ी आगे जा रहे हैं वहाँ की एजुकेशन से भी, तो उन्हें ज़रूर मौका दिया जाए। तो मैं फिर एक दफ़ा कहूँगा कि इस डेट को मज़ीद एक्सटेंड भी करें ताकि वो सब उसमें शामिल हो जाएं। और जब एक दफ़ा काम हो जाए हमारे पास तो क्लियर रिपोर्ट आ जाए कि इतने बच्चे हैं, इतने ये डेटा हमारे पास हो कि कितना बच्चा सिंध में जो है वो फ्री पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि इसमें 10% फ्री शिप भी है। अब जब 10% फ्री शिप है और वो आप जब आ जाएगी आपके पास, तो एक बहुत बड़ी तादाद बच्चों की आपको पता चलेगा कि वो प्राइवेट स्कूल भी मदद कर रही है सिंध गवर्नमेंट की। बिल्कुल कर रही है। तो यकीनन जब हम इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए स्टेप लेंगे तो वो स्टेप अच्छे भी होंगे और वो देर पा भी होंगे। ठीक है। लेकिन अगर हम जल्दबाजी में और फिर वो एक डंडे वाला रवैया अगर इख्तियार करने की कोशिश करेंगे तो मैं नहीं समझता कि उसके बहुत अच्छे फिर नतीजे आएंगे। बिल्कुल ठीक है। फिर उसमें भी वही होगा कि वो किसी को बिठा के फीड करवा दिया, कुछ फीडिंग हो गई, कुछ नहीं हुई, किसी ने कुछ कर दिया, फिर उसको हम रीचेक करवाते रहें। तो थोड़ा सा टाइम दें, अवेयरनेस दें। इसमें बहुत अच्छा उन्होंने शुरू किया है कि सिंध भर में अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू किया है। ये पहली दफ़ा ही हो रहा है यासिर, वरना नहीं हुआ कभी भी। अच्छा, ये मुझे ये समझ में आता है कि हमारा एक जो कौमी मिजाज है ना, हर चीज़ को पॉलिसी को बिजली के बिल की तरह इम्प्लीमेंट कराया जाता है कि इस तारीख तक जमा कराओ, वगैरह बंद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। एक तो ये चीज़ है। दूसरा जो प्रॉब्लम मुझे समझ में आता है वो ये कि अगर सही डाटा आ जाएगा तो फिर फंड्स की यूटिलाइजेशन जो है ना वो आसान हो जाएगी। और माजरत के साथ मुझे माफ़ कीजिए, बात ना चाहते हुए कहना पड़ता है कि जहाँ भी फंड्स की यूटिलाइजेशन की बात होती है ना, बिलखुसूस सिंध के अंदर, वहाँ पे सारा काम यहीं दिखाया जाता है। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकता ढके छुपे अल्फाज में। तो ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम समझ में आता है। अगर तो सिंसियर एफर्ट है जो कि बहुत समझ में आता है कि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि जब तक पूरी दुनिया में आज जितने भी काम हो रहा है ना वो डाटा के ऊपर ही हो रहा है। अब इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, बात तवील हो जाएगी, लेकिन उसको आपके पास होना ज़रूरी है ताकि आप जो मसाइल हैं उनको ख़त्म कर सकें। जी शहजाद भाई फरमाइए। जी बिल्कुल, ये देखें, अब हम किसी की काम के या सिर्फ पहले ना हमें नियतों पे नहीं जाना चाहिए। को हम बात ही नहीं करते। हम बात ही नहीं करते। कोई अच्छा काम है तो हम उसे अच्छे काम की तरफ रखेंगे, ये अच्छा काम है। मसलन मैं ऐसा समझता हूँ कि ये अगर हो जाएगा तो हमारे सिंध में और स्पेशली कराची में बहुत सारे जो हम जुमले अदा करते हैं बैठ के, हमें फिगर्स मिल जाएंगे कि भाई ये है सिलसिला जो तमाम के तमाम उसमें हो रहा है, गवर्नमेंट से भी फिगर आ जाएंगे। तो ये काम को आराम से करवाया जाए, यानी कि उनको मज़ीद मोहलत दी जाए। जो लेट चार्जेस वाला कॉन्सेप्ट एजुकेशन में है, मुझे सारे डिपार्टमेंट मेरे बुरा मान जाते हैं इस बात पे यासिर कि वो होना ही नहीं चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम की वजह से वो लेट हुआ होगा। बच्चा जो है वो लेट जब पेमेंट नहीं कर सका तो वो लेट पे चार्जेस जमा करा रहेगा। अगर उसकी मंथली अगर ये आदत है कि वो लेट जमा कराता है फिर तो समझ में आती है। लेकिन अगर कभी एक महीना उसके पेरेंट्स को सैलरी नहीं मिली और वो लेट हो गया, इससे मैं लेट नहीं समझता। इसी तरह से जो बोर्ड्स हैं वो इस पर एक बहुत बड़ा अमाउंट ले लेते हैं। अब आप इस वक्त अगर 9-10 में किसी बच्चे को इनरोल कराने जाएं तो जो फीसें हैं उससे कम 100 गुना ज़्यादा फीसें जो हैं उनकी लेट फीस है। तो बच्चा इसका मकसद जो किसी वजह से रह गया था, कोई प्रॉब्लम हो गई थी, बीमारी हो गई थी, वो पैसे नहीं दे सका था, तो अब वो लेट चार्जेस इतने अदा करेगा। तो लेट का चार्जेस का जो है ना, क्योंकि देखिए एक बच्चा फॉर्म जमा कराता है, अगर उसकी फीस 2000 रुपये है बोर्ड में, तो वो 2000 रुपये दे, वो अगर आपको आखिरी दिन भी ले जाके दे रहा है तो काम आपने उसके साथ भी वही करना है यहाँ से जो 10 दिन पहले दे चुका था जी। तो उसको भी रिलीफ देना चाहिए। हमें इस तरफ नहीं जाना चाहिए कि हर बात में एजुकेशन में, ख़ास तौर से एजुकेशन में और सेहत में, कि उसमें हम जुर्माने लगाते रहें।
जब ये जुर्माने लेट फीस के जब तक हम ये रहेंगे तो ये हम अच्छी तालीम की तरफ नहीं जा पाएंगे। जी। ये पॉलिसी मेकिंग के हवाले से समझना थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि अभी कुछ अर्से पहले ये बात पता चली कि जनाब प्राइवेट स्कूल्स के लिए नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई गई, खेल का मैदान और ये और वो, पता नहीं कौन कौन सी सहूलतें जो होना ज़रूरी है। चलें, वो मामला कहाँ तक पहुँचा ये तो आप बेहतर जानते हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि इसको ट्रैक पे लाने के लिए और जो मेजर कंट्रीब्यूटर है प्राइवेट सेक्टर जो एजुकेशन के अंदर सबसे ज़्यादा काम कर रहा है, होना तो ये चाहिए था इसको फैसिलिटेट करने के लिए कोई पॉलिसी वज़ा की जाती। लेकिन अब एसोसिएशंस क्या कर रही हैं, क्या इनसे सवाल होता है जब कोई इस किस्म की बात आती है? जैसे अभी आपने कहा ना लेट फ़ीस का, तो मेरे जहन में ये आया कि लेट फ़ीस अगर मैं स्कूल ओनर हूँ और मैं बिजली का अगर बिल अदा करता हूँ, मिसाल के तौर पे, वैसे सारे टैक्सेस देता हूँ, तो ज़ाहिर है कि बिजली की कंपनी जो शहर कराची में है, जो कराची दुश्मन कंपनी में जिसको कहता हूँ वो है, वो तो आपको किसी किस्म का रिलीफ नहीं देगी। तो ऐसी सूरत में फिर कोई क्या कर सकता है? तो दोनों एंड से देखना पड़ेगा ना, ये तो गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा, एसोसिएशंस को सोचना पड़ेगा कि इनको भी पाबंद किया जाए। अगर इनको पाबंद कर देंगे तो मेरे ख्याल में फिर लेट फीस वाला मामला पहले तो हो ऐसे ही सकता है। था, पहले यही था कि पहले जो है वो रेजिडेंशियल टैरिफ था, जो जितने भी मसाजिद हैं, मदारिस हैं और क्या नाम है स्कूल्स हैं, उन पे रेजिडेंशियल टैरिफ था। बिल्कुल। ये कोर्ट का भी डिसीजन था, कोर्ट से भी डिसीजन आ गया था कि आप रेजिडेंशियल लेंगे, लेकिन बीच में फिर एक कोई आर्टिकल पास करके इससे ये किया गया कि इसके लिए एक नई मद बना दी गई जिसमें ना रेजिडेंशियल टैरिफ है ना कमर्शियल टैरिफ है, दरमियान वाली जगह पे आ गए। अच्छा, प्रॉब्लम ये होती है कि जो इदारे हैं, ये जो इदारे हैं वो पढ़ाने के लिए हैं जी, या अदालतों में जाने के लिए हैं, या सिर्फ नहीं टाइम है लोगों के पास यहाँ पे कि वो छोटी छोटी सी बातों के लिए अब मैं 10,000 20,000 के बिल के लिए रोज़ाना अदालत के दरवाजे खटखटाऊँ। फिर जो अदालती निज़ाम है वो एक बिल्कुल अलग टॉपिक है, उस पर जाएंगे तो फिर वो हम जिंदगियाँ ख़त्म हो जाती हैं और फैसले नहीं आते, कोई नतीजा भी नतीजा नहीं आता। तो इस वजह से लोग वो चाहते हैं कि बस भाई जो हो रहा है वो उसे होने दें और बस उसी में वो चीज़ें चलती रहें। तो वो लाज़िमत है, वो ये जो आप कह रहे हैं कि हर जगह पर है। ये शायद मैंने पहले भी कहा था कि मैं एक सब्ज़ी वाले से सब्ज़ी ले रहा था, तो उसके पास एक पुलिस वाला आया तो वो उससे कुछ लेके चला गया। तो मैंने कहा भाई खैरियत, ये क्या चीज़ है? उसने कहा जी वो 300 रुपये हम देते हैं यहाँ पे। तो अब 300 रुपये ठेला लगाने के देते हैं, तो उसका मैंने कहा फिर तुम इसे कैसे निकालते हो? कह रहे हर ग्राहक पे 300 रुपये डाल देता हूँ। बिल्कुल ऐसा ही। तो हमारा मिजाज ये बन गया कि हमने अगर 10 रुपये वो दिए है, जुर्माना दिया है, तो वो 10 रुपये मैंने हर बच्चे पे डाल देने हैं। अब अगर मेरे पास 2000 बच्चे हैं तो वो 10 के मैंने कहीं ज़्यादा कमा लिए। हर जगह का ये मिजाज बन चुका है। आप देखें पूरी दुनिया में या सिर्फ चीज़ें जो हैं वो कम कर दी जाती हैं, प्राइस कम कर दी जाते हैं कि माह रमज़ान आ गया। आप बिलीव करें कि एक दिन पहले जो चीज़ें जो मार्केट पर थी, जैसे ही ऐलान हुआ कि रमज़ान शुरू हो गया, 200 वो 100-200 रुपये हर चीज़ पे, यानी कि डॉलर से ज़्यादा खरबूजे रंग पकड़ा। बिल्कुल ऐसा ही। और वो मसद कहते हैं 20 रुपये से एकदम 200 रुपये की सतह पर पहुँच गया। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ यासिर कि हम जहाँ पर भी बैठे हुए हैं, वो एजुकेशन है, सेहत है, अमन व अमान है, मतलब वो हर जगह बस ये जो एक लूट खसूट का बाजार है, जब तक हम ये ख़त्म नहीं करेंगे, मतलब हम बहुत अच्छी कौमों के कौमों की तरह से सामने नहीं आ वो सकेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कभी कोई मुकाबला था ही नहीं, हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारी इंसानियत और ये सारी चीज़ें वो तो ज़ाहिर मुझसे आ रही हैं, हमारा उनसे कोई मुकाबला नहीं है। मैं ज़रा तालीमी साल के हवाले से जानना चाहूँगा कि क्या ऐसा हो सकता है कोई यूनिफॉर्म पॉलिसी आ जाए जो तमाम स्कूलों के लिए यकसा हो, और उसमें ये जो हमारे यहाँ छुट्टियों का सिलसिला है, अब मैं ये आगे सोचता हूँ कि अब जिन बच्चों के इम्तहानात हैं, माह मुबारक कंप्लीट होगा, उसके बाद इम्तहानात का सिलसिला शुरू होगा। यहाँ तो हमारे मिजाज दफ्तर में अल्हम्दुलिल्लाह आप किसी भी जाकर देख लें 12-1 बजे से पहले कोई आने के लिए तैयार नहीं है। तो बच्चा तो फिर ज़ाहिर है कि रोज़े की हालत में होगा, कैसे फोकस करेगा, और उसके फ़ौरन बाद इम्तिहानात का सिलसिला शुरू होगा। स्केड्यूल कैसे बनाए जाते हैं, क्या इसके ऊपर भी आप समझते हैं कि नज़र षानी की ज़रूरत है? ज़रा फरमाइए। देखिए, स्टीयरिंग कमेटी में एक बड़ा फोरम होता है स्टीयरिंग कमेटी, वहाँ ये मामला तय किए जाते हैं जी। लेकिन हमारे यहाँ दरअसल मैं वही कहूँगा कि बहुत सारे दिमाग काम कर रहे हैं। मसद कुछ मजहबी जहन को लेके चलते हैं, कुछ हम कहते हैं वो जो मज़हब से जो इंग्लिश मीडियम दे रहे हैं तो वो उनका मज़हब से कोई ताल्लुक ही नहीं है।
ऐसा कुछ भी नहीं है यासिर, मतलब जी। यूनिफॉर्म पॉलिसीज़ ही बनती हैं, अच्छा। ऊपर यूनिफॉर्म पॉलिसीज़ ही आती हैं, लेकिन वो नीचे से ऐसी चीज़ हाइप क्रिएट की जाती है, इतना हाइप क्रिएट किया जाता है कि उनको हम मिक्स कर देते हैं। राइट। हालांकि अब रमज़ान है, रमज़ान में तो मैं जैसे पहले भी कह रहा था कि तो अल्लाह ताला का बेहतरीन, बच्चों को हमें दर्स देने का बेहतरीन महीना है कि बेटा देखो यहाँ पे जो अब जैसे रमज़ान में हमारा एक जहन है लोगों का कि झूठ नहीं बोलना, बिल्कुल। मसद कहते हैं चोरी नहीं करना, लोगों की मदद करना है, तो इसी को सामने रखते हुए हम यहाँ पेपर भी रख देते हैं। इससे अच्छा इम्तहान और क्या होता बिल्कुल सही कि है। बच्चे को अगर जहन में यही होता है कि रमज़ान में चीटिंग नहीं करनी, तो इससे अच्छा कोई टाइम नहीं था पेपर्स बिल्कुल का। सही है। और वो पेपर्स अभी भी हो रहे हैं, वो प्रैक्टिकल में कन्वर्ट कर दिए गए, शेड्यूल वही है बिल्कुल सही जो है। स्टायरिंग कमेटी में तय हुआ था, सिर्फ हमने उसका थोड़ा सा रुख चेंज कर दिया बिल्कुल ठीक है। कि पहले उसको हमने प्रैक्टिकल्स को कर दिया थ्योरी और पहले, बाद में प्रैक्टिकल थ्योरी को बाद में, कर अब दिया। प्रैक्टिकल पहले हो प्रैक्टिकल्स गया। तो हो ही रहे हैं, वहाँ पे शुरू हो जाएंगे 14 से। तो ये चीज़ें जो हैं, जो यकसा पॉलिसीज़ बनती हैं, वो इदारों को भी चाहिए, जो इदारे दूसरे हैं, कि वो उनको एक्सेप्ट करें। अगर गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी दी है, उनको एक्सेप्ट करें और उन्हें उस पर अमल दरामद करने की कोशिश करें कि हम अमल दरामद कराएंगे। वो एकदम से सोशल मीडिया हमारा इतना स्ट्रांग हो चुका है कि वो एक बच्चे की कहीं कोई खबर लगती है, वो बस धड़ाधड़ शुरू हो जाता है उसमें। हालांकि वो बच्चा बीमार भी हो सकता है, गर्मी की वैसी शिद्दत से कहते हैं बेहोश हो जाता है बाज़ दफ़ा बच्चा, लेकिन वो पर्टिकुलर रमज़ान का कह के वो इसको कोट कर दिया हाईलाइट कर जाता है, देते हैं और हाईलाइट आप कर दिया समझते जाता है, जिसकी वजह से बस ये होता है कि रमज़ान में बच्चों को रिलैक्स दे दिया जाए। वरना रिलैक्स है, अभी भी वो 3 घंटे का पेपर है, तो ऐसा कहीं नहीं है यासिर कि 3 घंटे कोई रोज़े रख के काम नहीं करेगा। हाँ, रिलैक्स दिया जा रहा है, मतलब रिलैक्स उसको सुबह में कर दिया जाए, मतलब आप उसकी टाइमिंग धूप के बजाय सुबह में ले जाएं। ये जो पीछे लाने का मकसद था, ये भी यही था कि जब अप्रैल के एंड में और मई आता है, तो कराची शहर में, सिंध में उस वक्त शदीद गर्मी होती है, बिल्कुल सही है। शिद्दत वाली गर्मी होती है, सांस तक आना मुश्किल हो जाते हैं। बिल्कुल सही। तो उसमें अभी भी मैं फिर ये बोर्ड की तरफ भी मैं उनको इस बात की निशानदेही करवाऊंगा कि खुदा रहा, मतलब मज़ीद थोड़ा सा टाइम मिल गया। सिंध गवर्नमेंट भी पीछे लगी हुई है आपके, आप एक इदारा हैं जो इम्तहान लेते हैं, बोर्ड जो है हमारा मैट्रिक बोर्ड है, तो इनको भी चाहिए कि ऐसी जगहों का इंतखाब करें सेंटर बनाते हुए जहां बच्चों को फैसिलिटेट किया जाए, पंखे हों, मतलब कहते हैं पानी हो पीने का, और साफ उससे सुथरा भी हो। ज़्यादा क़तई कलामी जी की माजरा चाहूँगा, मैं बार बार इस चीज़ की निशानदेही इसलिए करता हूँ। अभी जब आपने तस्करा किया ना, बिल्कुल ये मुमकिनात में से है जी कि इम्तिहानात हो सकते हैं। तमाम अब मैं जब शहर कराची का जायज़ा लेता हूँ ना, अपना वक्त याद करता हूँ, वो इम्तिहानी मराकज़ तक जाते हुए जो आग का दरिया बच्चों को क्रॉस करके जाना जी पड़ेगा ना, उसके बारे में कोई नहीं सोचेगा हमारे जी यहाँ। तो ये भी एक चीज़ को हमें अब मद्देनज़र रखना ज़रूरी है, क्योंकि शहर कराची में ज़िंदगी बिल्कुल भी आसान नहीं है। बाकी शहरों के अंदर तो सड़कें मौजूद हैं, निज़ाम है, साफ़ सुथरा रास्ता है जिसके ऊपर चल के जा सकते हैं। जी यहाँ तो हाल ये है कि आम दिनों में इंसानों की चलने की जगह सड़क के बिल्कुल ऊपर ऐसे ही बाकी हो नहीं गया। है। जी आप किसी काम से निकलें, घंटों घंटों आपको रास्तों में गुजर जी जाते हैं। आप कहाँ जाना होता है, निकल कहाँ जाते हैं, पता चलता है आप कहीं जा रहे हैं। आप जब गुलिस्तानी जौहर के रहने वाले आप खुद, आप जी वहाँ से आते हैं, आपको निकलना वहाँ से होता है, आप पता नहीं कौन सा रास्ता इख्तियार करके फिर यहाँ पहुँचे हैं। जी तो ऐसी सूरत हाल में तो मामला और पेचीदा हो जाता है ना। जी तो ये भी तो हमें चीज़ें मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। ठीक है, अगर सारी सूरत हाल बेहतर होती, चंदे की आपने निशानदेही की कि अगर एसी भी हो, एसी तो खैर बहुत आगे की एक जी लग्जरी में आता है पाकिस्तान में, पंखे भी मौजूद होते तो मेरे ख्याल में किया जा सकता। तो मेरे ख्याल जी में मद्देनज़र रखना इन चीज़ों को भी बिल्कुल ज़रूरी रखना है। चाहिए। और दूसरा इसमें लेकिन जो बोर्ड का अच्छा काम है वो ये है कि पहले वो इन चीज़ों को सामने नहीं रखता था, लेकिन अब वो टाउन की सतह पर होने लगा कि टाउन की सतह, टाउन के अंदर ही अंदर उसका सेंटर होगा बिल्कुल बच्चे ठीक का। है। तो वो जो एक लंबे तवील वो जो उसको सफ़र तय करना था वो नहीं करना था। लेकिन कुछ इस तरह के टाउन हैं जो बहुत बड़े हैं, जी उनका एरिया काफ़ी बड़ा है, तो बिल्कुल ऐसा ही उसमें है। हमें ये ख्याल करना पड़ेगा कि फिर वो यूसीज़ में जाना पड़ेगा। जी अब दरअसल जिस वक्त ये बनाए जा रही होती हैं, जब ये चीज़ें की जा रही होती हैं, तो उस वक्त ऑन बोर्ड नहीं ले रहे होते हैं लोगों को। जब चीज़ हो जाती है, कोई हादसा हो जाता है, हम हादसों का इंतज़ार करते हैं इंतज़ार हर एक करते के हैं, ये लिए। बात बिल्कुल जब दुरुस्त है। हादसा हो जाता है फिर हम उसके पीछे भागते हैं। फिर उसी वक्त जब कहते हैं बच्चे पेपर दे रहे हैं, कई दफ़ा ऐसा हुआ है यासिर कि बच्चों ने एक पेपर कहीं दिया और दूसरा पेपर किसी और जगह किसी पे और दिया। सेंटर में जाकर तो दिया। ये हम बोर्ड से शुरू से कहते हैं कि जब अगर आपने पेपर मार्च में लेने हैं तो इसकी प्रिपरेशन, उनके पास कोई दूसरा काम नहीं है बोर्ड के पास, बिल्कुल सिर्फ उनका एक ही काम है कि उन्होंने पेपर लेने हैं। तो आप इस तमाम चीज़ों को दिसंबर में पूरा करके रख लें, ताकि दिसंबर में सबके सामने पिक्चर हो, बच्चों को पता हो
कि हमारा सेंटर यहाँ जाएगा, हमें यहाँ जाना है बिल्कुल और यहाँ हम पेपर देने जाएंगे, ये सहूलत हो जाएगी उन्हें। बिल्कुल ठीक है उसके लिए वो अगर दूर दराज में है तो पहले जाके कंप्लेन कर देंगे जी। कि जी यहाँ ना डाला जाए। तो ये तमाम मामला हो सकते हैं, लेकिन दरअसल इसके पैरेलल एक सिस्टम अलग अलग चल रहा है हमारे मुल्क में। एक पैरेलल सिस्टम है एजुकेशन देने का, जी। एक इम्तहान लेने का, दूसरा पैरेलल सिस्टम जो माफिया है वो इसके पैरेलल है, क्योंकि अगर ये पहले से सारी चीज़ें डिसाइड होंगी उनका काम रुक जाएगा। बिल्कुल ठीक अभी है। भी आप देखें जब ये पेपर शुरू होने जा रहे हैं तो पेपर सेंटर बिकना शुरू हो गए, सेंटर पे वो ड्यूटीज़ लगने के लिए चीज़ें होना शुरू हो गई। मतलब वहाँ पे उसके लिए हर एक चीज़ के लिए पैसा है। मतलब बिल्कुल वो छोटी छोटी चीज़ों, जैसे जेल में जाते हैं तो आपने खाना खिलाना है किसी को तो इतने पैसे देने, आपने कहते हैं टेलीफोन पे बात करानी है इतने पैसे देने। ये यहाँ पे भी आता जा रहा है। मतलब हम जहनी तौर पर वो हम जेलर ही बनते जा रहे हैं हर जगह के लिए। तो यहाँ एजुकेशन में बच्चों का भी पेपर देने जाएंगे तो वहाँ पे जो इंतज़ामिया है वो गवर्नमेंट स्कूलों में बहुत दूर दराज में पड़ जाता है, ना बच्चे उनको जानते हैं ना कोई उनसे कोई ताल्लुकात होते हैं, वो वहाँ पे थ्रेट कर रहे होते हैं अलग वहाँ पे बच्चों को। अच्छा अब हम नकल के आदी कर दिया बच्चों को, नकल का आदी कर दिया। वो कैसे आदी कर दिया कि यासिर क्लास में खड़े होने का बेटा 100 रुपये जमा कर लो, फिर बच्चा आराम से पेपर करो। बिल्कुल। तो जब ये इस सतह पर हम आ जाएंगे, मतलब जब फिर एजुकेशन क्वालिटी या एजुकेशन की उन चीज़ों पे बात करना कि बच्चों को चीज़ें आएँ करना, वो पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो ये पेरेंट्स को भी सोचना पड़ेगा। मैंने एक दफ़ा एक प्रोग्राम में कह दिया था, उन्होंने कहा जी इस नकल का जिम्मेदार कौन है? मैंने कहा मैं। वो एंकर साहब मेरे ऊपर ही चढ़ गया, अच्छा आप हैं तो फिर आप बताएं क्या कर रहे हैं। मेरा मकसद, हम का मकसद होता है यासिर भी हैं, मैं भी हूँ, असातिज़ा भी हैं, मतलब पेरेंट्स भी हैं। अब इस वक्त पेरेंट्स की भी जो एक फ़िज़ा है ना, वो उनकी ख्वाहिश क्या है कि मेरा बच्चा A1, मेरा बच्चा फर्स्ट। इससे निकलना पड़ेगा। बच्चों को पढ़ने दें, उनके अंदर नॉलेज आने दें, ताकि वो किसी जब जाके खड़े हों वहाँ पे तो कुछ करके दिखा सकें। अभी आप देखेंगे बच्चे निकल रहे नहीं कुछ कर पाते। आपकी बात से बिल्कुल इख्तिलाफ नहीं किया जा सकता, ये ज़रूरी है, ये इसके लिए तो आपको जहन साजी करनी पड़ेगी, उससे निकलना पड़ेगा। लेकिन मैं अक्सर बच्चों से पूछता हूँ तो मुझे पता चलता है कि अब शहर कराची के अंदर अब मखसूस तालीमी इदारे हैं, बच्चा चाहता है स्कूल पास करके वहाँ पे मेरा किसी तरह एडमिशन हो जाए ताकि मैं आगे चल के ना। अच्छा, ये प्राइवेट स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ का जो सिलसिला है ना, अब ये जो कराची से बाहर लोग रहते हैं उनको समझाने के लिए बता देता हूँ कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यानी कि बेहतरीन अगर एजुकेशन आपको चाहिए स्कूल की सतह पर तो लोग तरजीह देते हैं प्राइवेट तालीमी इदारों को। इसके बाद अगर वो हाई स्कूल की तरफ जाता है, हमारे यहाँ कॉलेज और यूनिवर्सिटी है, तो उसमें जो सरकारी पब्लिक प्राइवेट वो चनी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ जिनको कहते हैं, सरकारी यूनिवर्सिटीज़, जामियात या जो इदारे हैं, उनको तरजीह दी जाती है। तो होता ये कि उसमें दाखिले के लिए फिर आपको एक परसेंटेज चाहिए होती है, उनको हमने नंबर सिस्टम बना दिया है ना कि हम इस नंबर लेंगे तो इसमें मिलेगा, उसमें मिलेगा। जब आपने ये सिलसिले बना दिए ना तो फिर लामहला आपने उसको कैद कर दिया। अब वो इससे बाहर ही नहीं निकलता कि वो जनाब इतनी परसेंटेज लाना ज़रूरी है। और फिर ज़ाहिर है बोर्ड के अंदर जो कुछ हुआ उसको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, जितना उसको झुटलाया जाए कि ऐसा नहीं हुआ, गलती या गलती, लेकिन हकीकत ये है कि ये दानिस्ता ये काम किया गया ताकि बच्चों को आगे जाने से रोका जाए। अब आप फरमाइए कि सिलसिला कैसे फिर तब्दील किया जाए? देखिए यहाँ से लाजिमात चीज़ें, जैसे अभी आपने कहा कि प्राइवेट एजुकेशन में जो सेकेंडरी एजुकेशन है उसमें प्राइवेट स्कूलों को तरजीह दी जाती है। अब वो जो तरजीह पहले दी जाती थी कि वो जो कॉलेज हैं, गवर्नमेंट कॉलेज हैं, वहाँ चले जाएँ, आहिस्ता आहिस्ता पता नहीं कौन सी वो अल्लाह ताला इसको ख़त्म करे। मैं तो कहता हूँ यहाँ पे भी गवर्नमेंट के इतने आगे स्कूल हैं कि सेकेंडरी में भी मुकाबला हो। बिल्कुल सही है। ताकि जो बच्चा मसद नहीं पढ़ा सकता पेरेंट्स अपने, वो गवर्नमेंट में भेजे। हमारे पेरेंट्स ने गवर्नमेंट में भेजा था, हम आज भी इस बात पे फ़ख्र करते हैं कि हम वहाँ से बहुत अच्छी तालीम हासिल करके आए। लेकिन अब जो है वो कोई भी, वो मसद भले से कोई ठेला चलाने वाला भी बच्चा है, वो कहता है मैं गवर्नमेंट स्कूल में अपने बच्चे को नहीं भेजूंगा, वो प्राइवेट में करता है। फिर कॉलेजेस में एक मेयार है, अभी भी मेयार था, कुछ कॉलेज का अभी भी है कि उसमें परसेंटेज के मुताबिक वो दिया जाता है, लेकिन इसको भी चेंज किया गया। सेंट्रलाइज पॉलिसी में जो ग्रेड्स ऊपर के थे उनको दिया गया ओपन मेरिट पे, वरना सबको अब वहाँ कर दिया गया कि जिस डिस्ट्रिक्ट में वहीं वो पे लेगा। तो इससे फ़र्क पड़ा कि वो दूसरे कॉलेज में। लेकिन कॉलेजेस में जब आप जाएँ, जो मतलब चंद एक नाम हटा के अगर कॉलेजेस का आप जिक्र करें तो वो बिल्कुल नीचे की तरफ जा रहे हैं। ये बिल्कुल वही पॉलिसी है जैसे पहले गवर्नमेंट स्कूलों को नीचे किया गया। अब वो जो प्राइवेट स्कूल कॉलेजेस जो बन रहे हैं वो आप देखेंगे लाजमी है उनका फिर फीस स्ट्रक्चर जो है वो इस कदर का ज़्यादा है
कि आम आदमी तो वहाँ जाने का सोच भी नहीं सकता। बिल्कुल, बिल्कुल। तो फिर यूनिवर्सिटीज़ में भी ये आ गया। अब जो जामे कराची थी हमारी, मतलब आज भी हमें तो कोई कहे कि रात में कहीं जाना है तो हम कहें कि जामे कराची ले चलें, वही हमारा सबसे बेहतरीन घर है। लेकिन आज आप देखें वहाँ पे अगर आप जाएं यासिर तो जाके दिल दुखता है कि इतनी ऐसी ऐसी पॉलिसीज़, ऐसी ऐसी जहाँ पैसे का है सिलसिला, वो डिपार्टमेंट बहुत अच्छे बन गए। जो डिपार्टमेंट जिनमें पैसों का सिलसिला नहीं है वो बिल्कुल ऐसे हो गए जैसे हम कहीं मंजो दौड़ों के उसमें आ गए यूनिवर्सिटी में। तो चीज़ों को हमने सिर्फ पैसों से नापना शुरू कर दिया है। ऐसा ही एजुकेशन बिल्कुल अलग सेक्टर था। तो यहाँ पेरेंट्स को सबसे पहले तो ये गवर्नमेंट का ही काम होगा, ये कोई एक आदमी खड़ा होकर नहीं कर सकता। मैं इंडिविजुअल एक यूनिवर्सिटी तो बहुत अच्छी बना सकता हूँ, जब अच्छी बनाऊंगा मेरा इन्वेस्टमेंट होगा। तो हमने तो इसे बिजनेस के तौर पर रख लिया, हम खिदमत के तौर पर तो नहीं आ रहे कोई भी, ये तो बिजनेस है सब पूरे का पूरा। तो जब बिजनेस के तौर पर, और आप डील भी हमें बिजनेस वाले स्टाइल में कर रहे हैं कि हमसे वो तवक्कुआत भी की जा रही हैं जो हम नहीं दे सकते, कि इनकम टैक्स भी हम देंगे, हम पेरेंट्स की वो जो वो दे रहे हैं, वो फीस दे रहे हैं, उसका भी टैक्स का हिसाब हम देंगे, सही ना। बकिया कहते हैं कोई यूनिफॉर्म है उसका टैक्स भी बच्चा देगा। किताबों पे तो आपने इतने बढ़ा दिए पैसे कि अब आप सोचें नॉर्मल किताबें सिंध टैक्स बुक छाप के नहीं देता टाइम पे। बिल्कुल ऐसा ही। सब कहाँ चले गए, दूसरे प्राइवेट पब्लिशर्स पे चले गए। ये जान के किया जा रहा होता है मतलब कि आप सिंध टैक्स बुक क्यों नहीं छाप के दे रहे हैं टाइम पे। कौन सी ऐसी साइंस है कि एक ही काम करना है, वो पूरे 6 महीने गुजर जाते हैं, बुक्स नहीं आती, वो बच्चे बैठे हुए, पेपर की कोई शॉर्टेज चल रही हो, कोई गैर मामूली किताबें पूरी दुनिया में। तो अब ये कल्चर खत्म हो रहा है। हमारे यहाँ तो इसी कल्चर के ऊपर हम रुके हुए हैं और वो काम भी हम ठीक से नहीं कर पा रहे। तो ये कौन सा ऐसा मसला है जिसकी कौन सी आप वो दलील देंगे? जी कोई नहीं, तो दानिस्ता ही इसको समझा जाएगा, समझा जा रहा है। तो वो कॉलेजेस भी अब वो इसी पॉलिसी पर अमल दरामद करते हुए अपना वक़ार खो रहे हैं। हम तो उन्हें भी यही कहेंगे कि बारहा के वो अपनी चीज़ों को ऊपर लेकर आएँ। इंटरमीडिएट बोर्ड जो है वो भी अपनी पॉलिसीज़ को सही करे, क्योंकि आप यकीन करें यासिर, जो पिछले दिनों हुआ, अगर आप बच्चों से जाके मिलें, आप उनसे इस तरह से बैठ के इंटरव्यू करें तो आपको रोना आ जाएगा कि वो बच्चा जो अपने पूरे कैरियर में A1 ग्रेड में रहता है, अपने सेंटर्स में A1 ग्रेड में है, जो बच्चा रात दिन पढ़ रहा है उससे आप फेल कर देते, फेल कर रहे हैं, और कोई ऐसी जस्टिफिकेशन नहीं है कि उसकी कॉपी को कोई चेक कर सके, बिल्कुल ऐसा, उसमें जाके देख सके। तो ये स्टेप हमें चेंज करने पड़ेंगे। इसमें उन लोगों को लेकर आना पड़ेगा जो इस कौम से मुखलिस हैं, इसे आगे लेके जाना, वो नहीं मिल सकता। माजरत के साथ आउटसोर्स ही इसका आखिरी हल समझा जा रहा है कि इसको आउटसोर्स कर दिया जाए। जैसे दीगर जगहों से हमने जान छुड़ा ली, बिजली का महकमा उठाकर दे दिया किसी को, बेड़ा गर्क उसने कर दिया। अब आउटसोर्स करते हुए भी यहाँ पर ये सोचना पड़ता है कि अगर किसी को दे दें तो फिर वो क्या हाल करेगा, उसके रहमो करम पर है। बिजली की कंपनी है, बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है शहर का, 14-14, 16-16 घंटे की लोड शेडिंग है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई सवाल किसी से नहीं कर सकते। ये अगर ख्याल किया जाए कि अगर थर्ड पार्टी को दे दिया जाए, वो ये कॉन्टेस्ट भी करा ले, आप ये भी काम छोड़ दें, आपसे ये भी नहीं हो पा रहा, फिर क्या गारंटी है कि वो सही इदारे होते हैं जैसे जो बोर्ड है, ये थर्ड पार्टी तो है, ये कौन सी वो है, ये एक अलग आपका बॉडी तो बना हुआ है। टेक्निकली तो पहले वो पेपर बनाए, पहले वो ले, फिर बच्चा एनटीएस देने चला जाए, तो ये किस उसमें डाल रहे हैं आप उसमें सत्ता में, फिर एनटीएस में भी घपले होना शुरू हो जाएं, फिर मेडिकल टेस्ट देने जा रहा है, वो यूनिवर्सिटी पहले अलग लेती थी, अब वो एक एनटीएस टेस्ट हो रहा है, अब वो उसमें भी घपले आना शुरू हो गए कि कभी पेपर ये नहीं आया, कभी पेपर आउट हो गया। तो ये तो दरअसल जब तक वो बंदा इंडिविजुअल ऑनेस्ट नहीं करेंगे कुछ भी नहीं होगा। बाकी आप इदारों को मजबूत कर दें ना, आप इंटर में जाके वहाँ पूरा इदारा बना हुआ है, ऑलरेडी मौजूद है, तो वहाँ जाके उस पर लोग अच्छे बिठा देना, ताकि वो वहाँ से जो भी चीज़ निकाल के भेजें तो उसका कोई टेस्ट लेने का फिर कोई मौका ही ना हो वहाँ पे। आप देखें, हम ये छोटे छोटे इंस्टीट्यूट्स हैं जो प्राइवेट्स हैं, उनका जब बच्चा निकल के जा रहा है यासिर, तो वो रिजल्ट दे रहे हैं, वो वहाँ पे बच्चा फेल भी हो रहा है, कम नंबर भी आ रहे हैं, पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग भी हो रही है। यहाँ बोर्ड में तो आप जाके देखें कि वो एक पर्ची पे जो आया हुआ शख्स है, उसे कुछ भी नहीं पता था बोर्ड का, तो वो आगे जाके वो तो कंट्रोलर भी बन जाता है, वो कहते हैं आगे जाके डिप्टी कंट्रोलर भी बना हुआ है, वो सेक्रेटरी भी बना हुआ है, वो तमाम चीज़ें ओहदे मिल रहे हैं। तो यहाँ पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है। अब जो पढ़े लिखे लोग आए हुए, चंद लोग बोर्ड्स में मौजूद हैं जो पढ़े लिखे हैं, उनको इतना डिस्टर्ब किया जा रहा है कि वो छोड़ के कोई दूसरा इदारा ज्वाइन कर लें, क्योंकि वो काम करना चाहते हैं तो उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा। बिल्कुल ऐसा ही। तो ये जब तक पॉलिसीज़ हमारे जो सरबराहान हैं, देखिए उनका काम है, ये मेरे कहने से या आपके कहने से कुछ नहीं होगा। जब तक जो यहाँ के जो वज़ीर हैं या वज़ीर आला हैं
वो इस पर एक्शन लें, इसको एजुकेशन को वाकई इमरजेंसी के तौर पर लें, बिल्कुल ऐसा ही। तो फिर ये जाके चीज़ें सही होंगी और हो सकती हैं सर, बिल्कुल हो सकती हैं, कोई बिल्कुल ऐसी चीज़ नहीं है जो नहीं हो सकती। सबको पता है, मकसद वहाँ सबको पता है, लेकिन अब वो मैं अभी हम जैसे बात कर रहे थे कि वो एक शेर था कि हमें खबर है दुश्मन के हर एक ठिकाने की, हम मैंने तो इस शेर को ही गलत वो कर दिया, चेंज कर दिया कि हमें खबर है दोस्तों के हर ठिकाने की। वाह। शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते, क्योंकि वो सब दोस्त बन गए। मतलब वो सारी की सारी जो जिनको एक दूसरे को चेक करना था वो सब दोस्त बन गए। जब दोस्त बन जाएंगे आप किसी के, और फिर चेक करना आपके लिए कामों को मुश्किल हो जाएगा, आप कामों को चेक नहीं कर सकते। फिर आपको वो कहीं ना कहीं फेवर देनी होती है कि अच्छा चलो तुम इसको इस तरह कर लेना जी। तो जब हम किसी भी चीज़ को चाहते हैं तो वो सख्ती मांगती है ताकि बच्चे पढ़ सकें। अगर पहले आप अगर याद करें कि यहाँ का कराची का बच्चा जो है वो पूरी दुनिया में चला जाता था, कहीं मार नहीं खाता था। आज कराची का बच्चा जो है वो अपने ही इदारों में नहीं जा पा रहा है जी। तो उसकी रीज़न सिर्फ यही है कि वो जो पेरेंट्स का पढ़ाने का शौक़ था वो परसेंटेज में तब्दील हो गया, और वही आप वाली बात कि बस वो कॉलेज उस कॉलेज में मिल जाए, उस कॉलेज में मेरे बच्चे का नाम चला जाए। कॉलेज तमाम में जाएं बच्चे, उन कॉलेजेस में जाके, अब मैं कहता हूँ ये यूसी बनी हुई है, ये जिस इदारे के जिस यूसी में मौजूद हैं, मेयर सिस्टम मौजूद है, वो जाके चेक करें उन्हें, उनको चेकिंग कर वहाँ पे लगाएं कि जी क्यों नहीं सुबह में कॉलेज हो रहा वहाँ पे, सुबह 9 बजे का कॉलेज का टाइम है, तो 9 बजे तो कोई प्रोफेसर आ नहीं रहा कॉलेज में। 1 महीना खाली साल में जब बच्चे आते हैं नए नए जोश में आते हैं फर्स्ट ईयर में, उस वक्त 1 से 1.5 महीना हर कॉलेज बड़े अच्छे से सब अपनी एफिशिएंसी दिखाता है। उसके बाद वो कॉलेज आहिस्ता आहिस्ता बच्चे, कभी टीचर नहीं आते, बच्चे बैठे इंतजार करते रहते हैं, उसके बाद वो आहिस्ता अटेंडेंस कम होते होते ऐसी चली जाती है कि बच्चा कहता है प्रैक्टिकल देने जाना है, मैंने प्रैक्टिकल करने जाना है, बस उस दिन जाएंगे, क्योंकि उसमें वो सख्ती की होती है अगर प्रैक्टिकल देने नहीं आए तो एडमिट कार्ड नहीं देंगे। तो इन चीज़ों को हमें मालूम है, आपको मालूम है, तो इदारों को भी मालूम है, तो उसमें कुशन ना दें, उसमें दोस्तियाँ ना निभाएं, उसमें अलग खड़े होकर देखें कि नहीं इसको करना है काम को, ये बेहतरी के लिए, कौम की बेहतरी के लिए। सिर्फ एक बंदा मैं गुनाह कर रहा हूँ ना, मैं अल्लाह ताला को जवाब दूँ, अल्लाह ताला हो सकता है मुझे माफ़ भी कर दे, लेकिन जब हम मिल के करेंगे, इज्तिमाई बुराई करेंगे, इज्तिमाई बुराई की माफ़ी नहीं। लेकिन मैं एक समझने से कासिर हूँ, एक चीज़ बड़ा सोचता हूँ कि ये जिस किस्म के फ़ैसले करते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी पे हायर एजुकेशन की सतह के ऊपर बात करें तो सिंध के अंदर वो पहले जो चांसलर था वो गवर्नर हुआ करता था, खैर वो तो एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, उतना ज़्यादा वो नहीं है, बट ये एक आप ये समझ लें कि इंडिपेंडेंट उसको तस्वर किया जाता था। फिर चीफ मिनिस्टर को वो इख्तियारात मुंतकिल कर दिए गए, उसका नतीजा क्या निकला, जिस चीज़ का डर था, पहले तो ये हुआ कि टीचर्स की भर्तियाँ अपने उस पर होने लगी, फिर इवेंचुअली ये हुआ कि जी उसके लिए वाइस चांसलर को जो है वो किसी सरकारी मुलाजिम को, अब वो कहाँ से आया है, डिप्यूट हुआ है, क्या हुआ है, वो यहाँ मालूम है सबको कि जिन इदारों में वो काम कर रहे हैं वहाँ जाके उनकी परफॉर्मेंसेस देख लें आप, 20 से 21 ग्रेड के जो ऑफिसर्स आपने लगाए में, और यहाँ पे सिंध के अंदर ख़ास तौर पे माशाल्लाह, तो अब आप यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बना देंगे। मैं कैसे उम्मीद रखूँ कि ये चीज़ें फंक्शनल होंगी? ये जिन इदारों से होकर छलांगे मारते हुए आते हैं, 6-6 महीने 4-4 महीने के वहाँ पे इन्होंने ड्यूटीज़ दी होती हैं, कोई खुराक में था, कोई कहीं था, अब आप बिठा दें यूनिवर्सिटी के अंदर, तो क्या हाल करेगा? वही जैसे कराची शहर का हुआ, जो सड़कें और जो यहाँ का सिस्टम और सब कुछ बता रहा है चीख कर, तो मेरे ख्याल में तो फिर यही होगा तालीम के साथ। बिल्कुल ऐसी ये बिल्कुल आपकी निशानदेही 100% सही है, इसमें कोई दूसरी और राय नहीं है कि जिस इदारे से लोग हैं सबसे पहले तो उनका एक प्रोटोकॉल बनना चाहिए कि अगर कोई वाइस चांसलर बनेगा, चलें सही है, चांसलर आपने वज़ीर आला को बनाया हुआ है, अच्छी बात है, वो होना चाहिए। आप वाइस चांसलर जिसको सेलेक्ट कर रहे हैं उसकी 2 महीने की ट्रेनिंग होनी चाहिए वाइस चांसलर बनने से पहले। वो किसी भी इदारे से आए, वो एजुकेशन से आए, वो सेहत से आए, वो कहीं से आए, उसकी 2 महीने की पहले ट्रेनिंग होनी चाहिए उसे चार्ज देने से पहले। अब हमारे यहाँ तो मिजाजन जो वो होता है कि जैसी अफसर आया सारे उसके गिर्द जमा हो जाते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं, उसे फूल बेच कर रहे होते हैं, अच्छा उसे कख नहीं मालूम होता बालों का। अब क्या हो रहा होता है कि पीछे से बस वो जो टीम है, जो उसके करीब हो जाते हैं लोग, जो उसे ज़्यादा अच्छा कहते हैं, प्रोटोकॉल दे देते हैं, ज़्यादा तारीफ़ें कर देते हैं, वो शख्स करीब आ जाता है। बिल्कुल ऐसा ही। अब मिजाज जो उनका है वो मिजाज वहाँ कायम हो जाता है और वो इदारे तबाह हो जाते हैं। मसद इसी में अगर आप पीछे चले जाएं, मैं वहाब साहब को आज भी याद करता हूँ, जब मैं था उस वक्त वाइस चांसलर वहाब साहब थे,
तो यासिर वही यूनिवर्सिटी थी, मकसद वही यूनिवर्सिटी थी, वही सारे प्रोफेसर थे, ऐसे credible वही लोग। बच्चे थे। कौन सा कोई 1 मिनट लेट हो जाए, कौन एक लम्हे को जो है वहाँ लेट सवाल जाके नहीं पढ़ाए। पैदा होता था। तो मकसद ऐसा ही, जब ये चीज़ें क्यों थी कि उन्होंने दोस्ती नहीं की थी। ये थी बात। वो अलग खड़े हुए थे, वो सबके लिए दोस्त थे, जी। लेकिन वो अलग खड़े होके दोस्त थे। फासला था, डिस्टेंस था बिल्कुल कि ऐसा ही। स्टूडेंट्स के साथ ये फासला है, ये लाइन है, इस लाइन को क्रॉस नहीं करना। क्या नाम ना लिया? टीचर वाह। से करना, ना मैं नाम ले दिया, ऑन बिल्कुल द एयर सही, नाम ले रहा हूँ, बिल्कुल सही, क्योंकि जरूरी था। अच्छे जो मिसालें मौजूद जिन्होंने हैं काम हमारे किया है तो उनके नाम लें। अनवार अहमद ज़ई साहब थे, अनवार अहमद इंटरमीडिएट बोर्ड के चेयरमैन रहे, खूब उन्होंने वहाँ पे अपनी फ़राइज़ अंजाम दिए। उनके दौर में क्यों नहीं कोई केस उठ के आ गया, कोई बड़ा केस उठ के क्यों नहीं सामने आ गया। तो ये चीज़ें क्या थी कि लोग विजनरी थे, लोग सोचते थे अपनी कौम के लिए, अपने बच्चों के लिए सोचते थे। आज सिर्फ मैं अपनी जेब के लिए सोच रहा ऐसा हूँ। जिस दिन ये जेब वाली सोच ख़त्म हो गई यहाँ से, तो हम तब्दीलियाँ ला सकेंगे। लेकिन जब तक हम ये सोचते रहेंगे कि मेरी जेब भर जाए और मैं इसको बस काबिज़ हो जाऊँ चीज़ पे और इससे मैं कितना फ़ायदा ले सकता हूँ, तो एजुकेशन क्या, सेहत क्या, अमन व अमान क्या, वो सब चीज़ें आपके सामने हैं। बिल्कुल मज़ा आप देखें इस वक्त वो जो है मुजरिम जो है, उसकी ख्वाहिश क्या है। अभी वो एक मैं नॉर्थ नाज़ावत के वो देख रहा था क्लिप नाज़ावत का, कि वो रस्सी से झूलता हुआ सिर्फ इस वजह से झूलता रहा कि पुलिस आ जाए नीचे। जैसी पुलिस आई उसने अपने आप को सिलेंडर करके बिल्कुल गिरा ऐसा ही, दिया गिरा दिया। ताकि वो उसे ले जाए, वो तहफ़्फ़ुज़ का उसको एहसास वो हो होगा, गया। बिल्कुल ऐसा यानी ही। कि इस वक्त एक आम शहरी को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास नहीं है, एक मुजरिम को एहसास है कि वो तहफ़्फ़ुज़ में अगर वो सरकारी तहवील में है। बिल्कुल ऐसा तो ही। खुदारा इसको निज़ाम को बदलिए, क्योंकि ये नस्लें हमें क्या कहेंगी और ये नस्लों को हम क्या दे के जाएंगे। मतलब वो मेरी वालदा कहती नहीं, बेटा एक एक दाना गंदम का आप हराम का डाल दें और उसके बाद रमज़ान में, रोज़ों में, कहीं पे भी दुआएं मांगते ना, आपकी दुआएं कबूल नहीं कबूल की नहीं जाएंगी। होंगी, हाय। आज हमें पता ही नहीं हम कैसा मिक्स करके खिला रहे हैं, क्या भर भर के हम खिला रहे हैं, बस हमें खिलाना है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी। तो यकीनी तौर पर वो किसी भी इदारे में जब ये कैफियत होगी, मतलब जिस मनसब पे आ जाएं, तो कम से कम उस पर ये तो ज़रूर रखें कि हमने नहीं जाना, इससे नीचे नहीं जाना। इससे नीचे नहीं बस जाना, कोई बिल्कुल एक ऐसा। एक मेयार तो अपना म्यार बनाएं कर कोई। लें कि भाई मैं इस म्यार का आदमी हूँ। अब वो एक अगर चेयरमैन बैठ के सोच रहा है कि मैं इस एग्ज़ाम से कितने करोड़ रुपए कमा सकता हूँ, तो लाजिमत है नीचे वालों को फिर क्यों बुरा भला कह रहा है। वो तो फिर अपने हिस्से का काम करके अपने हिस्से की चीज़ें ले लेंगे। हाय हाय। अब ये ऐसी बातें हैं, कहना ज़रूरी है, यकीनन बड़ी तल्ख बातें हैं, लेकिन अब इन चीज़ों का सामना करना वक्त की ज़रूरत है। इन मसाइल की जो निशानदही है साल साल करते आए हैं। अभी कुछ देर पहले प्रोग्राम शुरू होने से कबल बात कर रहे थे, माजी करीब में जो कुछ होता रहा और वो बातें अगर लोगों को सुनवा दी जाएँ जो कुछ होता रहा सेहत के हवाले से, तो हमने बड़े अपने अजीज़ जो हैं वो ये कोविड का जो सिलसिला आया था इसमें खो दिए, उनके हवाले से और उनकी काविशों के हवाले से अनवार साहब का आपने तस्करा किया, अल्लाह गरी के रहमत फरमाए। फिर ये अपना शम्सो ज़मा जो अपने वो थे अपने, और बहुत सारे दीगर लोग थे बड़े करीबी जो हमारे पास आया करते थे प्रोग्राम्स के अंदर, उनसे एजुकेशन पे बात करते थे, वो अब हम में नहीं है। तो फिर अब आपके पास ऐसे लोगों की भी किल्लत होती चली जा रही है। डॉक्टर अब्दुल वहाब साहब का आपने तस्करा किया, एक बहुत बड़ा नाम, इल्मी खिदमात इतनी है कि मेरे ख्याल में कई प्रोग्राम्स जो है उसके ऊपर हो सकते हैं। तो वो लोग अब आपको मैसर नहीं है, ऐसे लोग अब आपको पैदा करने होंगे। ये है सबसे बड़ा चैलेंज। फिर इन इदारों की बेहतरी के लिए अगर ऐसे लोगों को फाइज किया जाएगा तो फिर नताइज आपके सामने आएंगे। वगरना ये जो आप कर रहे हैं सिलसिला के अपने लोगों को उठाकर आपने यहाँ पर किसी को वाइस चांसलर बनाया, किसी को आपने एजुकेशन मिनिस्टर लगाया, इंटर बोर्ड का, मैट्रिक बोर्ड का, तो फिर यही हाल आपका रहेगा। शहजाद भाई मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया और ये बड़ी सच्ची बातें हैं, ये कहना इस वक्त ज़रूरी है। तो ये हम कहते रहेंगे, ये आवाज़ जो है वो बुलंद करते रहेंगे। जनाब वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम।